इस चैप्टर का काफ़ी कंटेंट हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, सो आप प्लीज़ उसको क्लिक करके वो वीडियो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। Aquatic plants like Hydrilla, water lily and Vallisneria take in carbon dioxide dissolved in water to prepare their food. They give out oxygen during this process. जितने भी जलीय पौधे होते हैं जैसे हाइड्रोला, वाटर लिली, वेलिसनेरिया, ये सभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की क्या महत्व है या फिर क्या ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस का? कैन यू इमेजिन दैट द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो. Why? Photosynthesis enables the green plants to make their own food. In the absence of photosynthesis, there would not be any plants. The survival of all animals in the world, directly or indirectly, depends upon the food made by the plants. And third is oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. Carbon dioxide is used by the plants during photosynthesis, so we can say that photosynthesis maintains the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. So, in the absence of photosynthesis, life on the earth would be impossible. क्या आपने कभी इमेजिन किया है अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो क्या होगा इस अर्थ पर? क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जब अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो उसी भोजन का यूज़ हम अपने भोजन के रूप में करते हैं। प्लांट्स से हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनका हम अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अगर प्लांट्स अपना भोजन नहीं बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, यानी कि प्लांट्स मर जाएंगे और हमें भी अपना भोजन नहीं मिल पाएगा, यानी हम प्लांट्स के बिना कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। सेकंड थिंग, जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हम सांस लेते समय इनहेलिंग में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। सो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फोटोसिंथेसिस में यूज़ करके हमारे लिए प्राणदायिनी या प्राणवायु ऑक्सीजन को निकालते हैं। सो इस तरीके से जो बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो मेंटेन रहता है। सो अगर प्लांट्स नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो हमारी लाइफ भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बार हम खाने के बिना 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। सो प्लांट्स आल्सो synthesize proteins and fats. We have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. Plants can also synthesize other components of food such as proteins and fats. Proteins are substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? Plants cannot use the nitrogen present in the atmosphere. They need nitrogen in a soluble form. Soil has certain bacteria called rhizobium bacteria, which can take atmospheric nitrogen and convert it into water-soluble nitrogen, like nitrates, and release it into the soil. These nitrates are absorbed by the plants along with water. Also, fertilizers are rich in nitrogen. Plants absorb nitrogen from these fertilizers. Certain plants like sunflower and mustard convert simple carbohydrates, it means glucose, into oil and store them in their seeds. Plants also synthesize vitamins, and vitamins are found in vegetables, fruits and cereals. Plants ग्लूकोज के साथ साथ या अपने भोजन के साथ साथ प्रोटीन्स का और फैट का भी सिंथेसाइज करती हैं, उसको बिल्ड करती हैं। सो हमने पीछे पढ़ा था कि जब प्लांट्स में
फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो उनके लीव्स में या उसके दूसरे पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन और फैट का भी प्रोडक्शन करते हैं। सो प्रोटीन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। सो अभी जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट्स एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। प्लांट्स को सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, यानी कि सॉल्युबल मीन्स जो घुल जाए। तो सॉइल में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में या फिर अमोनिया में, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होता है, जो आसानी से पानी में घुल जाता है। सो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय जो नाइट्रेट होता है वो आसानी से पानी में घुल जाता है और ये प्लांट की ग्रोथ में सहायक होता है। सो ये नाइट्रेट्स जो हैं प्लांट्स के द्वारा पानी में घुलकर दोबारा से मिट्टी में वापस छोड़ दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या उर्वरक होते हैं, रासायनिक खाद होते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा देने के लिए फर्टिलाइजर्स या खाद को खेतों में डाला जाता है। सर्टेन प्लांट्स जैसे कि कुछ प्लांट्स सनफ्लावर और मस्टर्ड जैसे सूरजमुखी का पेड़ है या पौधे हैं या फिर सरसों के पौधे होते हैं, उसमें जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज स्टोर होता है, उस ग्लूकोज को वो पौधे तेल में यानी कि ऑयल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने बीजों में स्टोर कर देते हैं। तो आपने देखा होगा जो आपके घर में तेल पाया जाता है, सरसों का तेल मिलता है या फिर जो मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों का तेल कहते हैं, या फिर सनफ्लावर का भी ऑयल खाने के काम आता है। सो इस तरीके से वो अपने ग्लूकोज को ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं जो उनके बीजों में पाया जाता है। सो प्लांट्स के अंदर विटामिन्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए जो प्लांट से हमें वेजिटेबल या फ्रूट्स मिलते हैं या सीरियल्स मिलते हैं, दानेदार अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, इन सभी में विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सो प्लांट्स क्या क्या चीज़ें सिंथेसाइज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट एंड प्रोटीन। नाउ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक आपने पीछे पढ़ा है लास्ट प्रीवियस वीडियो में। हेटरोट्रॉफिक मीन्स जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करें। So there are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food like human and animals. Such non-green plants depend on the food produced by other green plants. This is called heterotrophic mode of nutrition. Let's study in detail how these heterotrophic plants derive their nutrition. आपने पढ़ा है कि जिन प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स हरे होते हैं, क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है और एनिमल है या फिर कुछ नॉन ग्रीन प्लांट हैं जो पौधे हरे नहीं होते, वो अपने भोजन के लिए दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सो ऐसे पौधे या ऐसे ऑर्गेनिज्मों या ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें भी ये जो न्यूट्रिशन है ये कैसे डिराइव होता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मीन्स मृत जीवी। So some non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals. Such plants are usually white in color and have no leaves at all. कुछ पौधे जो कि हरे नहीं होते हैं, तो ऐसे पौधे अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले पौधों से या सड़े गले एनिमल्स जो मर जाते हैं, भूमि में सड़ जाते हैं, उन एनिमल्स से या उन पौधों से प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधों का रंग सफ़ेद होता है, इनमें पत्तियां और फूल नहीं पाए जाते स्पेशली। सो क्योंकि ये मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़ी हुई चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इनको सेप्रोट्रॉफिक या फिर मृत जीवी कहा जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द नॉन ग्रीन प्लांट्स obtained their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotrophic nutrition. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprophytes. मृत जीवी. For example, Indian pipe and coral roots.
पोषण प्राप्त करने का ऐसा तरीका जिसमें ऐसे पौधे जो हरे नहीं होते हैं अपना भोजन या अपना न्यूट्रिएंट्स मरे हुए या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या फिर सड़े गले पौधे या एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसे प्लांट जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं, मृतजीवी। देखिए इधर, हियर इज इंडियन पाइप, ये देखिए वाइट कलर का है, इसमें पत्तियां नहीं है हरी। तो ये जो पौधा है, जो भी कूड़ा है या जो पुरानी सड़ी हुई लकड़ी होती है या फिर कोई बहुत एनिमल्स का डिकेइंग मैटर है, डिकेइंग एनिमल्स के पार्ट्स हैं, है ना, तो उसके ऊपर ये पौधा उग जाता है। हेयर इज कोरल रूट। सो ये जो पौधे हैं उन्हीं प्लांट से अपना भोजन, जो मरे हुए सड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द रूट्स ऑफ सैप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगाई। द फंगाई लाइक मशरूम्स secretes digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a liquid that is used as nutrient by the non-green plants. Fungi like molds, mushrooms and yeast and bacteria are known as saprotrophs. Fungi were earlier considered to be plants, but due to the presence of some characteristics different from plants, they are no longer considered as plants. They form an entirely different category of organism and are considered as a separate kingdom. जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, मृतजीवी होते हैं, उनके जड़ों में एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं फंगाई। तो फंगाई जैसे कि आप कह सकते हैं फंगाई में मशरूम आता है। मशरूम आपने देखा होगा, जैसे जो कूड़े वाली जगह होती हैं या पुरानी लकड़ी या दरवाज़ा होता है या बहुत पुरानी दीवार होती है, उन पर एक छतरी जैसी उग जाती है जिसको बच्चे सांप की छतरी भी बोल देते हैं गाँव में। तो वो जो मशरूम होता है, मशरूम अपने अंदर से कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूस निकालता है उस सड़ी हुई मरी हुई चीज़ों पर, जिससे कि वो चीज़ें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर उस लिक्विड का यूज़ ये नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोफाइट्स अपने खाने के रूप में करते हैं, तो इसीलिए इनको सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। डाइजेस्टिव जूस आप समझ रहे हैं ना, ऐसा जूस जो चीज़ों को डाइजेस्ट कर दे, जो चीज़ों को गला दे या उनको पचा दे। सो फंगाई वर अर्लियर, पहले फंगाई को पहले समय में प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो इसीलिए इसको प्लांट्स की कैटेगरी से निकाल कर एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया। सो व्हाट इज़ नाउ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मीन्स परजीवी, पोषण, दूसरों से पोषण प्राप्त करना, पर मतलब जो मुफ्त में खाए अपना भोजन, वो पैरासाइट्स होते हैं। सो कसकटा अमरवेल इज़ अ नॉन ग्रीन प्लांट. It does not have chlorophyll. It cannot make its own food. Its long yellowish thread-like stem twine around the stem and branches of the tree on which it climbs. It has a special structure called haustoria, which pierces into the plant's body, on which it climbs for absorption of ready-made फूड. सो कसकटा या अमर बेल आपने देखी होगी, किसी पौधे के ऊपर चढ़ जाती है ये बेल, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है क्योंकि ये हरा नहीं होता है. सो ये अपना फूड अपने आप नहीं बना पाता, तो अपने फूड के लिए ये दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाता है, यानी दूसरों पर डिपेंड करता है, इसलिए पैरासाइट है. सो जो इसका स्टेम होता है वो बहुत लंबा पतला पीले रंग का होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वो जिस पेड़ पर चढ़ता है ये पैरासाइट, उसके स्टेम को ये जकड़ लेता है ऐसे अपने धागे से. जो उसकी स्ट्रक्चर है वो इलझी हुई सी स्ट्रक्चर होती है इसकी, उससे ये दूसरे ट्री को जकड़ लेता है. और एक इसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है इसकी स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं हॉस्टोरिया. हॉस्टोरिया जो होता है ये प्लांट की बॉडी में, जिस भी प्लांट के ऊपर ये चढ़ा है उस प्लांट की बॉडी में ये जकड़ लेता है. पार्सेस मतलब जकड़ लेना बहुत अच्छे से, और ये उस दूसरे प्लांट से उसका रेडीमेड फूड अपने आप एब्जॉर्ब करता रहता है अपने भोजन के रूप में. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म and derive their ready-made food from them is called parasitic nutrition. The plant like Cuscuta, which obtains the ready-made food, is called a parasite, and the organism from whose body the food is obtained is called the host. So पोषण प्राप्त करने का ऐसा तरीका जिसमें
कोई पौधा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे पौधे के बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर रहकर रेडीमेड फूड प्राप्त करे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि जो कसकटा या अमरबेल का पौधा होता है, सपोज दैट ये आम के पेड़ पर चढ़ा है, तो आम के पेड़ जो भोजन बना रहा है, आम का पेड़ फोटोसिंथेसिस से, तो उस आम के पेड़ का बना बनाया रेडीमेड भोजन ये अमरबेल, ये कसकटा खा लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो आम का पेड़ है जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है वो होस्ट है और ये कसकटा पैरासाइट है। सो सम प्लांट्स पैरासाइट्स में बी टोटल और पार्शियल। पैरासाइट या तो पूर्णतः पैरासाइट हो सकते हैं या फिर आंशिक। सो कसकटा इज अ टोटल पैरासाइट। A few fungi and bacteria are also total parasites. Some plants like mistletoe are partial parasites. Mistletoe plants has green leaves. These green leaves make their own food, but this plant receives water and minerals from the host plant on which it grow on to synthesize food. जैसे भी बताया मैंने कि जो कसकटा होता है वो टोटल पैरासाइट होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से दूसरे प्लांट पर ही निर्भर होता है। भाई इसको अपना खाना खुद नहीं बनाना होता है, दूसरे प्लांट का बना बनाया रेडीमेड फूड ये एब्जॉर्ब करता है। लेकिन कुछ प्लांट जैसे मिस्लेटू पार्शियल पैरासाइट होते हैं, मतलब इन प्लांट्स में कुछ हरी पत्तियाँ पाई जाती हैं, तो इन हरी पत्तियों की वजह से, देखिए हियर इज मिस्लेटू पार्शियल पैरासाइट है ये, तो इन हरी पत्तियों की वजह से ये अपना भोजन तो बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ये जो वाटर है, जो मिनरल्स है, ये होस्ट प्लांट्स से लेते हैं जिसके ऊपर ये उगे हुए होते हैं। तो किसी ना किसी चीज़ के लिए तो डिपेंड हो ही रहे हैं ना ये किसी दूसरे पौधे पर, इसलिए ये पार्शियल पैरासाइट है कि खाना तो खुद बना रहे हैं कम से कम अपना, लेकिन दूसरे प्लांट से ये वाटर और मिनरल्स लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। सो नाउ व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस क्या होता है? Lichens are the most amazing forms of life. A lichen is actually composed of two distinct organisms, algae and fungi, which live and work together. Symbiosis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो दो अलग अलग टाइप के दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक साथ रहते हैं और एक साथ ही वर्क करते हैं। इनमें जैसे कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, जैसे एल्गी और फंगाई, तो ये दोनों साथ रहते हैं और साथ ही वर्क करते हैं। The algae contain chlorophyll and make their own food. The fungi share the food made by the algae. The fungi in return provide protection, water and minerals to the algae. So the association in which two different types of organisms live and work together for their mutual benefits is called symbiosis. Lichens show symbiotic relationship or symbiosis. ऐसा प्रोसेस जिसमें दो अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म साथ रहें और काम करें और एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं, वो एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, कि दोनों को ही फ़ायदा हो किसी न किसी तरीके से। जब दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के फ़ायदे के लिए साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, तो वो सिम्बायोसिस कहलाता है। जो लिचेंस होती है, लिचेंस मीन्स काई, जो काई होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। जैसे कि जो एल्गी होता है, एल्गी ग्रीन कलर का होता है, आपने देखा होगा, जैसे जहाँ पे पानी बहुत टाइम से गिर रहा होता है या पानी रुका हुआ होता है, वहाँ पर कुछ ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर आ जाती है। अगर आप उस पर अपना पैर डालते हैं, पैर रखते हैं, तो आप फिसल सकते हैं। जो एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये अपना खाना खुद बना लेता है। और ये जो बना बनाया खाना है एल्गी का, ये फंगाई शेयर करता है, यानी फंगाई एल्गी के द्वारा बना हुआ खाना खाता है। अब बदले में फंगाई क्या देता है? बदले में फंगाई एल्गी को प्रोटेक्शन देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है। Similarly, rhizobium bacteria live in the nodules of the roots of the leguminous plants like pea and gram and provide them nitrogen in a soluble form. In return, the plants provide food and shelter to the rhizobium bacteria. So, both organisms benefit each other. ऐसे ही जो राइजोबियम होता है, आप सभी को पता है, वो फलीदार पौधे यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। फलीदार पौधे जैसे मटर का पौधा या चने का पौधा। ये जो राइजोबियम होता है, ये प्लांट को
सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रदान करता है, यानी नाइट्रेट्स प्रदान करता है। इसके बदले में प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देता है? इसके बदले में प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी जड़ों में रहने के लिए जगह देता है और खाना देता है। सो दोनों ही ये जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ रहते हैं, वर्क करते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। देखिए ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ें हैं, इसमें कुछ ये ग्रंथियाँ बनी हुई हैं, नोड्यूल्स मतलब गांठें जैसे बनी हुई हैं। इन गांठों में ही राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर की, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। सो प्लांट इसको क्या दे रहा है? इसको रहने के लिए जड़ों में जगह दे रहा है और फूड देता है। नाउ special modes of nutrition. A few plants feed on insect for fulfilling their nitrogen requirements. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. Pitcher plant, Utricularia, Venus flytrap, Drosera are insectivorous plants. They are generally green plant, therefore they can prepare their own food. But for preparing protein, they cannot get nitrogen from the surroundings. The insect on which they feed fulfill their nitrogen requirements. So ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन इंसेक्ट को खाकर पूरा करते हैं। अब कैसा भोजन? कुछ प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन, जो उनको भोजन में नाइट्रोजन चाहिए होता है, अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कुछ इंसेक्ट को खाकर पूरा करते हैं। अब आप बोलेंगे कि इंसेक्ट को खाकर क्यों? क्या उनको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं मिलती? तो ऐसे प्लांट्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ऐसे प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं और इंसेक्ट से ही वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। सो इन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहा जाता है। कीटभक्षी पौधे जो कीट पतंगों को खाएं और अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करें। इनमें पिचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप और ड्रोसेरा कुछ प्लांट्स हैं। जो ये प्लांट्स हरे होते हैं और अपना भोजन बनाते हैं खुद से, लेकिन प्रोटीन्स को प्रिपेयर करने के लिए इनके पास नाइट्रोजन नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन्स आर द सब्सटेंस हु कंटेन्स नाइट्रोजन। जब तक आपके पास प्रोटीन नहीं होगा, आपके पास नाइट्रोजन नहीं होगा, आप प्रोटीन्स नहीं बना सकते हैं। सो ये प्लांट इंसेक्ट को खाकर प्रोटीन नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। देखिए वीनस फ्लाईट्रैप है, इस तरीके से इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो ये उसको कैच कर लेता है। सो इन अ पिचर प्लांट द लीफ lamina is modified to form a pitcher-like structure. The apex of the leaf is modified into a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed downwards, जो नीचे की तरफ होते हैं। When an insect lands on the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled in the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. सो बात करते हैं पिचर प्लांट की। पिचर प्लांट क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है, पिचर मीन्स घड़ा, यानी कि ये प्लांट घड़े के जैसी शेप का होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीफ लैमिना होता है, वो पिचर के जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है टाइम टू टाइम। और इसकी जो लीफ का एपेक्स होता है, यानी किनारा होता है लीफ का, वो एक ढक्कन की तरह, एक लिड की तरह काम करता है। और जैसे ही इस पिचर पर, इस घड़े पर कोई इंसेक्ट आकर बैठता है या इस घड़े के अंदर कोई इंसेक्ट एंटर हो जाता है, ये तुरंत ही जो इसकी लिड है, ये यहाँ पर ये लिड बंद हो जाती है, यानी घड़े को बंद कर लेती है, पिचर को क्लोज कर देती है। और इसके अंदर, पिचर के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स इस तरीके से नीचे की तरफ झुके होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर गिरता है, ये इस घड़े में या इस पिचर में डाइजेस्टिव जूस निकलने शुरू हो जाते हैं। उस डाइजेस्टिव जूस से वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और जिससे ये अपना जो नाइट्रोजन है वो प्राप्त करते हैं। सो नाउ रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट, दोबारा स्थापना कैसे करें, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कैसे करें। जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी से अपने भोजन के लिए न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। सो एक टाइम के बाद धीरे धीरे मिट्टी में से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। मिट्टी में से नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए
या मिट्टी में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स बनाए रखने के लिए खेतों में किसान आपने देखा होगा कि खाद डालते हैं। हेयर इज़ मैन्योर। मैन्योर मीन्स होता है जो खाद होता है, कार्बनिक खाद जो गोबर से बनाया जाता है, कंपोस्ट खाद। और फर्टिलाइज़र्स होते हैं केमिकल ये उर्वरक होते हैं, इनको फैक्ट्रीज़ में केमिकल से बनाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन पाया जाता है। सो टाइम टू टाइम खेतों में किसान खाद को डालता है ताकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स दोबारा से उनकी पूर्ति होती रहे। लेकिन अगर बात करें कि नेचुरल वे में कैसे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करें, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे आपने एक समय फसल उगाई एक सीज़न में, तो एक ही सीज़न में आपने सपोज दैट आपने गेहूं की फसल उगाई है, तो आप अगले सीज़न में फिर से गेहूं की फसल ना उगाएं, यानी अल्टरनेट करके फसल को बोया जाए। या फिर जैसे एक सीज़न में गेहूं की फसल है तो दूसरे सीज़न में लेग्यूमिनस प्लांट को उगाना चाहिए। लेग्यूमिनस क्रॉप यानी कि फलीदार पौधों की फसल उगानी चाहिए, जैसे मटर की फसल, उड़द की फसल या फिर चने की फसल। इससे क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में यानी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। सो आसानी से सॉइल में फिर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। सो इस तरीके से हम नेचुरल वे में नाइट्रोजन को रिप्लेनिश कर सकते हैं। सो आज अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।